हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत और प्यार से लोग मुझे बुलाते हैं कप्तान। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है कि किस तरीके से जयशंकर साहब ने बांग्लादेश को टारगेट किया है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है। बट इस इंटरेस्टिंग लेक्चर को शुरू होने से पहले, एज आई ऑलवेज से, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब जयशंकर साहब ने क्या मैसेज भेजा? उन्होंने साफ साफ यह कहा है कि आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस तरीके के रिश्ते भारत के साथ रखना चाहते हैं। और यह चीज निकल के आई जब बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं तौहीद हुसैन, उनसे जब उनकी मुलाकात हुई थी मस्कट के अंदर, उसके बाद में उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि जो नई दिल्ली है वो आपसे ट्रेड भी करना चाहती है, आपके साथ ढाका के साथ कांटेक्ट भी बनाना चाहती है, बट इन्हें जो आप एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, एंटी इंडिया नैरेटिव्स जो आप बांग्लादेश के अंदर फैला रहे हो और स्पेशली भारत के तरफ जो नफरत आप प्रोपोगेट कर रहे हो, आपको उसको बंद करना होगा। अब इस चीज को समझने से पहले आपको यह समझना ब्रीफली जरूरी है, क्योंकि काफी ऐसे लोग हैं जो हमारे नए लर्नर्स होंगे और काफी ऐसे लोग हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस को काफी टाइम से फॉलो करते हुए आते हैं, और मैं हर किसी के लिए एक कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस लेके आता हूं। एटलीस्ट पास्ट में जो हुआ उसके बारे में ब्रीफ डिस्कस करना और साथ साथ में रिसेंटली क्या क्या एक्टिविटीज हुई उसके बारे में बात करना। आपको किसी भी पॉइंट पे कुछ भी लगे तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यू शेयर कीजिएगा कि आप जयशंकर साहब के बारे में क्या सोचते हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसके बारे में क्या सोचते हैं, बांग्लादेश में क्या हो रहा है आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। इससे मुझे पता चलेगा कि आप कितने अवेयर हैं और आप क्या पॉइंट आगे फॉरवर्ड रखना चाहते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इंटरिम गवर्नमेंट के जो फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर हैं तौहीद हुसैन, उनके साथ में मीटिंग हुई और फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि आप कैसे रिश्ते रखना चाहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते आगे कैसे बढ़ेंगे। अब सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? अब आप सभी को पता है कि जो बांग्लादेश है 1971 से पहले वो पाकिस्तान का हिस्सा था, और जब 1971 की पाकिस्तान कि जो बांग्लादेश के साथ लड़ाई होती है, ऑब्वियसली बात उस टाइम बांग्लादेश बना नहीं था, तो इंडिया बांग्लादेश की जो वॉर थी जिसमें बांग्लादेश को लिबरेट कराया गया, उसमें इंडिया का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। और तब से ही हमारे रिश्ते बांग्लादेश के साथ लगभग अच्छे रहे हैं। अगर एक दो इश्यूज को मैं छोड़ दूं तो मैं उसके बारे में भी बात करूंगा जब जब सरकारें रही हैं। और किसी भी देश में कौन सी सरकार है, कौन सा लीडर है और लीडर की क्या मेंटालिटी है, क्या आइडियोलॉजी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी से डिसाइड होता है कि वो किसी नेशन के साथ में कैसे रिश्ते रखेगा। जब शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश में थी तो वो प्रो इंडिया थी, और जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं एक सरकार के, वो लेते हैं, हर एक इंडिविजुअल अपने डिसीजंस ले करते हैं। और रीजन में कैसे स्टेबिलिटी रहेगी वो डिपेंड करता है कि नेशंस आपस में क्या एक दूसरे के बारे में राय रखते हैं। अब आते हैं कि बांग्लादेश क्यों इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो इसकी जो लोकेशन देखिए, जियो स्ट्रेटेजिक वाइज लोकेशन देखिए। पहली चीज ये हमारा नेबर है। अगर नेबर के अंदर अच्छी सरकार होगी, अगर वो स्टेबल नेबर होगा तो हमारे लिए भी उतना ही फायदा है। अगर इनस्टेबल नेबर होगा तो आपको इलीगल इमिग्रेशन जैसे इशू देखने पड़ेंगे, आपको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म देखना पड़ेगा, आपको इन्फिल्ट्रेशन देखना पड़ेगा, आपको स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इंसिडेंट्स देखने को मिलेंगे। फिर जो बांग्लादेश की लोकेशन आप यहां देखेंगे, ये है चिकन नेक कॉरिडोर, राइट, ये वाला जो हिस्सा है। अब ये जो है रेस्ट ऑफ द इंडिया को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कनेक्ट करता है। अगर बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी होगी तो कुछ ऐसी ताकतें यानी कि पाकिस्तान और चाइना, जो कि हमेशा से चाहता है कि जो इंडिया की पावर है उसको डिक्रीज किया जाए, इस चिकन नॉक कॉरिडोर को बंद कर सकता है बांग्लादेश में अपनी फोर्सेस एस्टेब्लिश करके। यानी कि प्रो पाकिस्तान और प्रो चाइना फोर्सेस अगर बांग्लादेश में आ जाएं तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस। दूसरा, बांग्लादेश के साथ हमारी ट्रेड भी बहुत अच्छी है। अगर मैं साउथ एशिया में बात करूं तो बांग्लादेश हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, अराउंड $16 बिलियन का ट्रेड हम करते हैं। तीसरा, शेख हसीना की सरकार में ऐसा हुआ करता था कि जो बांग्लादेश के अंदर अगर ऐसा कोई एंटी इंडिया नैरेटिव, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स या फिर एंटी इंडिया फोर्सेस पनप रही हैं, तो इंडिया बांग्लादेश के साथ मिलकर ऐसी फोर्सेस को मिटा दिया करता था, सप्रेस कर दिया करता था। क्योंकि अगर किसी नेशन में किसी दूसरे नेशन के प्रति ऐसी फोर्सेस डेवलप होंगी तो वहां पे भी इंस्टेबिलिटी होगी और आसपास के नेबरहुड में भी इंस्टेबिलिटी होगी, जो कि चीज सही नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया कि बांग्लादेश क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे ज्यादा लंबी बड़ी बॉर्डर है।
सबसे ज्यादा लंबी बॉर्डर, और जो रिलेशनशिप हमने 1971 से एस्टेब्लिश किया है तब से हमारी मोस्ट ऑफ द बॉर्डर जो है वो पोरस है। यहां तक कि आर्टिकल में ये लिखा जाता है कि आप बॉर्डर क्रॉस करके, इंडिया से आप बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश में आप ब्रेकफास्ट करने जा सकते हैं और वहां से फिर दोबारा आके आप लंच कर सकते हैं। इतनी अच्छी दोस्ती बताई जाती है इंडिया और बांग्लादेश की, जिस तरीके से हमारा सिग्निफिकेंट रोल रहा है 1971 में। और जो रिलेशनशिप है मैं आपको बताऊंगा, एक बैलेंस व्यू भी देता हुआ बताऊंगा कि आखिर में क्या एक बैलेंस व्यू होना चाहिए, लेकिन कैसे इवेंट्स अनफोल्ड हुए उनके बारे में बात करना जरूरी है। फिर सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश की बॉर्डर है, तो जितनी बड़ी बॉर्डर उतने बड़े ज्यादा इश्यूज, उतना बड़ा एरिया जो कि वल्नरेबल है, जो कि खतरे में है, राइट। तो यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दोनों नेशन के बीच में ट्रस्ट डेवलप रहे। अब बांग्लादेश की आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द जो यहां पे स्टेट्स हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं, उनके साथ में बॉर्डर लगती है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, राइट। फिर उसके बाद में आपका मेघालय, उसके बाद में आपका असम, उसके बाद में आपका त्रिपुरा। और त्रिपुरा के अंदर जो बांग्लादेश की एम्बेसी है उसके ऊपर भी अटैक किए गए जब एंटी इंडिया फोर्सेस बांग्लादेश में पनपने लगी, तो क्योंकि यहां के लोगों के अंदर भी बांग्लादेश के प्रति नफरत फैलने लगी, राइट। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इन प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लेते हैं और दोनों नेशन के बीच का रिश्ता खराब कर देते हैं। अब चलिए, तो शेख हसीना का सरकार का जो रिग्न था, जो उनके टर्म्स थे, ऑब्वियसली बात है 2024 के अंदर उनका चौथा टर्म चल रहा था, उसके बाद में शेख हसीना को रिजाइन करना पड़ता है और उसके बाद में वो वहां से भाग के इंडिया आ जाती है। बट रीजन क्या थे कि शेख हसीना की सरकार गिरी? देखिए, दो रीजन है। एक इमीडिएट रीजन क्या था, शेख मुजीबुर रहमान जो इनके फादर हैं, उन्होंने 1971 की वॉर के बाद में सरकार बनाई और उन्हें फादर ऑफ दिस नेशन भी कहा जाता है। जब उन्होंने, जो लोग बांग्लादेशी फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको रिवॉर्ड करने के लिए उन्होंने ये कहा कि जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, उनके बच्चे हैं, या फिर जो भी आने वाली वंशज रहेगी, उनको मैं 30% कोटा दूंगा जो भी सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स होंगी, यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एग्जाम होगी उनमें 30% कोटा मिलेगा। इनिशियली वो चलता रहा, फिर जब बीच में सरकार इस्लामिस्ट फोर्सेस की आई तो इस कोटे को साइडलाइन कर दिया गया, और फिर उसके बाद में सबसे पहली बार जो शेख हसीना है उनकी सरकार बनती है, और जब उनकी सरकार बनती है तो दोबारा से वो इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद में बीएनपी की जो लीडर है खलीदा जिया, उनकी सरकार बनती है, वो प्राइम मिनिस्टर बनती है, तो दोबारा से इस कोटे को साइडलाइन किया जाता है। फिर जो शेख हसीना है वो दोबारा आती है, वो दोबारा से इस कोटे को लेके आती हैं, और ऐसे करते हुए ये कोटा कभी चालू कभी बंद, कभी चालू कभी बंद। और शेख हसीना पे ये आरोप लगते हैं कि जो आवामी लीग के सपोर्टर्स हैं, जो आवामी लीग के लोग हैं, वो इस कोटे का फायदा ज्यादा उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक बार के लिए वो रीइंस्टेट करवा भी लेती हैं इस कोटे को, बट उसके बाद में इसको अबॉलिश कर दिया जाता है। बट ये तो एक इमीडिएट फैक्टर था कि स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया इस कोटे के खिलाफ, इस कंट्रोवर्शियल कोटे के खिलाफ, राइट। बट मेजर रीजन क्या था? दूसरा रीजन जो धीरे धीरे पनप रहा था, वो रीजन क्या था? वो रीजन ये था कि इनके ऊपर ये एलिगेशन लगे कि जो 2024 में इलेक्शन हुआ है उसमें करप्ट इलेक्शन हुआ है, उसमें करप्शन है, इस इलेक्शन को रिग किया गया है, अपोजिशन की जो फोर्सेस, जो अपोजिशन में मेंबर्स हैं, उनकी आवाज को दबाया गया है। और पिछले कुछ सालों से यही एलिगेशन लगाए जा रहे थे कि किस तरीके से जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होनी चाहिए, जैसे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, प्रोटेस्ट को सप्रेस नहीं किया जाना चाहिए, अपोजिशन जो बात रख रहा है उसको सप्रेस नहीं किया जाना चाहिए, वो ये सब कर रही थी। और इसकी वजह से उन पे ये इल्जाम लगे कि डेमोक्रेसी जो है वो डिग्रेड हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। तो ये था लॉन्ग टर्म फैक्टर, और इमीडिएट फैक्टर था वो कोटा। बट मैं बताऊंगा कि कैसे उस रैली को, उस प्रोटेस्ट को जो कि बच्चों के द्वारा किए जा रहे थे इस कोटा में, उसको प्रो चाइना फोर्सेस ने, प्रो पाकिस्तान फोर्सेस ने उसको हाईजैक कर लिया, और उसमें उनका कितना बड़ा रोल है। और जब उसके बाद में पार्लियामेंट डिसॉल्व होती है तो ये स्टूडेंट ये बोलते हैं कि हमें कोई मिलिट्री लेड गवर्नमेंट नहीं चाहिए जैसे म्यांमार में चल रही है। तो उस टाइम के जो आर्मी चीफ होते हैं, एडवाइजर या जो आर्मी चीफ होते हैं, वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, हम एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे जो कि ध्यान रखेगी बांग्लादेश की सरकार को। बट कैसे जैसे ही मोहम्मद यूनिस इंटरिम गवर्नमेंट के हेड बनते हैं तो बांग्लादेश के अंदर हमें इस्लामिक फोर्सेस का राइज मिलता है, कैसे हिंदू माइनॉरिटीज पे अटैक किया जाता है, राइट, कैसे उनके घरों को लूटा जाता है, कैसे मास मर्डर्स होते हैं मॉब्स के द्वारा। और आपको पता है कि जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं उनका, अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं बांग्लादेश के अंदर, तो उनका 8% हिस्सा है। अगर बांग्लादेश की पॉपुलेशन 170 मिलियन है तो उसका 8% आप लगा लीजिए। और फिर उसके बाद में काफी आर्टिकल्स निकल के आते हैं कि कोई लॉ एंड ऑर्डर बचा ही नहीं है और हिंदूज को टारगेट किया जा रहा है। अब आगे जानने से पहले कि इसमें प्रो चाइना, प्रो पाकिस्तान कैसे इसके अंदर इन्वॉल्व है, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया फ्लैट 60% डिस्काउंट। अगर आप अनअकैडमी के साथ में जुड़ना चाहते हैं और
आप हमारे साथ में अपनी तैयारी को अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं तो आप फ्लैट 60% ऑफ जो है वो अवेल कर सकते हैं। और ये सारे कोर्सेज हैं, प्रारंभ 2026, आगाज 2027, आरंभ 2026 एंड इग्नाइट। आरंभ में मैं साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट की एनसीईआरटीज ले चुका हूं और 10 मार्च से मैं इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी भी लेने वाला हूं। और अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरे कोड को यूज कीजिएगा, दैट इज YUVI, यूवी पाजी वाला यूवी उन्होंने मार दी 50। और अगर आप सीसेट में अंडर कॉन्फिडेंट हैं, आपको लगता है कि मैं जीएस में ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, सीसेट में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं फेल हो सकता हूं, तो आप मधुकर कोटाबे सर ने एक बहुत ही अच्छा कोर्स डिजाइन किया है पर्सनली, आप उसको अफोर्डेबल प्राइस 2999 में अवेल कर सकते हैं। अब ये देखिए काफी सारे आर्टिकल्स बाहर निकल के आते हैं कि हिंदूज का स्लॉटर्ड उन्हें किया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर। 1 करोड़ रेफ्यूजीज जो हैं वो वेस्ट बंगाल के अंदर एंटर कर चुके हैं और ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी होगी और वहां से लोग निकल के वेस्ट बंगाल के अंदर आएंगे तो वेस्ट बंगाल की जो डेमोग्राफी है उसको चेंज करेंगे, उसको अल्टर करेंगे, वहां का जो सामाजिक ढांचा है वो चेंज होगा और कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल में भी इंस्टेबिलिटी आएगी। फिर उसके बाद में सबसे बड़ी बात है कि इंडिया ये एलिगेशन लगाता है कि जो पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी है, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, जो कि पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी है, वो कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट को हाईजैक कर चुकी हैं और वो चाहती हैं कि बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री बने। हालांकि शेख हसीना की सरकार के अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन होते हुए भी ये कंट्री सेक्युलर थी, बट उसके बाद में पाकिस्तान का एम ये था कि यहां पे इस्लामिक सरकार बने, इस्लामिक स्टेट बने और कुछ ऐसी पार्टीज जैसे कि बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टीज, जमाते इस्लामी, ये सारी पार्टीज भी जो थी ये आईएसआई के साथ में काम कर रही थी। उन्होंने इस प्रोटेस्ट को हाईजैक किया और जो प्रो चाइना और प्रो पाकिस्तानी फोर्सेस थी उन्होंने हाईजैक करके शेख हसीना की सरकार को गिराया, यूनिस की सरकार को बैठाया। ये सारी चीजें चल रही थी और उसी में जो यूनाइटेड स्टेट एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है, जिन्होंने बोला कि हम $29 मिलियन बांग्लादेश में देते हैं जिसमें हम डेमोक्रेसी के प्रति अवेयरनेस फैलाते हैं, वो आप बात करते हैं कि ओपिनियन पोल्स लेते हैं, आप यूथ की एंगेजमेंट बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं यूएसएड पे भी ये क्लेम लगे कि जिस तरीके से शेख हसीना की सरकार गिरी है उसके पीछे यूएस का भी बहुत बड़ा रोल है। ये सारी चीजें निकल के आती हैं और कुछ लोगों ने बोला कि ये जो अटैक्स हो रहे हैं हिंदू के ऊपर, ये सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कम्युनल नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम बेसिस पे नहीं हो रहे हैं। जो आवामी लीग से रिलेटेड, आवामी लीग से जो जुड़े हुए हैं, आवामी लीग जो कि शेख हसीना की पार्टी है, उससे जो हिंदूज जुड़े हुए हैं उन पे अटैक किया जा रहा है, ना कि बाकी हिंदूज पे। ऐसे आर्टिकल्स भी निकल के आए। और सबसे बड़ी बात, अगर बांग्लादेश के अंदर प्रो इंडिया ना होके प्रो पाकिस्तान और प्रो चाइना सरकार होगी तो बीजिंग हमेशा से चाहता है कि इस रीजन में उसका दबदबा हो। तो पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं, और आपको पता है कि 1971 के बाद में पाकिस्तान और बांग्लादेश ने अपनी ट्रेड भी शुरू कर दी है। इस तरीके से पाकिस्तान अपनी जड़ें फैला रहा है बांग्लादेश के अंदर, जो कि एंटी इंडिया फोर्सेस को सपोर्ट करते हैं। चाइना को एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है जिससे कि वो हाईजैक कर सके इन सारी चीजों को। और फिर इंडिया बांग्लादेश के इशू और खराब होते हैं जब चिन्मय कृष्णदास, जो कि एक हिंदू मॉन्क है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं कि इन्होंने सेडिशन किया है, इन्होंने लोगों को भड़काया है बांग्लादेश के खिलाफ। और उसके बाद में काफी अटकलें ये लगाई जाती हैं कि जो वहां पे जो लोग हिंदूज रह रहे हैं, अटकलें नहीं मतलब ऐसे प्रूफ बाहर निकल के आए कि हिंदूज पे अटैक किया जा रहा है। और जब चिन्मय कृष्णदास, जो कि एक तरीके से वॉइस है वहां पे हिंदू लोगों की, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, तो आपको त्रिपुरा और बाकी आसपास के जो हमारे स्टेट्स हैं वहां पे भी बहुत ज्यादा, कह सकते हो, आउटरेज देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा आक्रोश, बहुत ज्यादा विद्रोह देखने को मिलता है। फिर अगला इशू आता है, जिस तरीके से बांग्लादेश बीएसएफ पे और इंडियन गवर्नमेंट पे ये क्लेम करती है और ये एलिगेशंस लगाती है कि बीएसएफ जो है वो लैंड को कैप्चर कर रही है, और फिर बीएसएफ साफ साफ इसको रिजेक्ट कर देती है। फिर बांग्लादेश जो है इंडियन एनवॉय को समन करती है जिस तरीके से बॉर्डर टेंशंस चल रही हैं, और वो हवाला देती है 1975 के एग्रीमेंट का कि जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था बॉर्डर्स को लेके, वही सिचुएशन होनी चाहिए। आप हमारे जो है क्या नाम है, लैंड को कैप्चर नहीं करोगे, लैंड की जो आपकी टेरिटरी है, जो बाउंड्री है, उसको चेंज नहीं करोगे। तो बांग्लादेश ने तो बीएसएफ ने तो साफ साफ रिजेक्ट कर दिया बांग्लादेश के क्लेम को, राइट, कि बांग्लादेश कैप्चर कर रही है इंडियन लैंड को। और फिर उसके बाद में बांग्लादेश और इंडिया के जो एनवॉय हैं वो बैठते हैं और टेंशंस को डिफ्यूज करने की बातें की जाती हैं। और उस टाइम पे यूएस भी ये बोलता है कि मैं अर्ज करता हूं कि इंडिया और बांग्लादेश जो अपने मैटर्स हैं उनको पीसफुली रिजॉल्व करें। अब जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है तो एक तो हिंदू माइनॉरिटीज पे अटैक होना, दूसरा बॉर्डर टेंशन होना, तीसरा रेफ्यूजीज का एंटर होना, चौथा क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग होना, इलीगल इमिग्रेशन होना, और प्रो चाइना और प्रो पाकिस्तान का फोर्सेस का बढ़ना।
पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर। ये सब के सब चिंताजनक बातें हैं। और फिर जब फर्स्ट इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर टॉक्स होती हैं हसीना गवर्नमेंट के गिरने के बाद में, तो फिर वो एक हॉटलाइन को सेटअप करते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन लाइन को सेटअप किया जाता है जिससे कि वो इस इशू को रिजॉल्व करेंगे। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि लगभग अभी 850 किलोमीटर की इंडिया बांग्लादेश की जो बॉर्डर है वो अभी तक फेंस नहीं की गई है, और इंडिया चाहता है कि उसके ऊपर फेंस की जाए। और यही इशू जो है बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड जो फोर्स है उनके साथ में डिस्कस किया गया। अब ये देखिए, ये की इश्यूज लिए गए थे। इंडिया चाहता था कि कंप्लीट फेंसिंग करे। क्यों इंडिया चाहता था? क्योंकि इंडिया को पता है कि अब जिस तरीके से बांग्लादेश में एंटी इंडिया फोर्सेस पनप रही हैं, तो आपको क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग देखने को मिलेगी, आपको इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। पाकिस्तान ऐसी एंटी इंडिया फोर्सेस को इन्फिल्ट्रेट करवाने की कोशिश करेगा, इंडिया में इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेगा, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जहां पे मणिपुर अभी खुद आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल के अंदर है। ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, तब जाके आपको समझ में आता है कि कैसे इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी और ये सारी चीजें काम करती हैं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या फील करते हैं। लेकिन बीजीबी ने, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने, इसको ऑब्जेक्ट कर दिया कि आप कुछ पॉइंट्स पे कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। अब ऑफिशियल्स ने यह कहा कि लास्ट 3 मंथ्स के अंदर 2 डजन केसेस हमें देखने को मिले हैं जिसमें बांग्लादेश ने इन्फिल्ट्रेट किया है, स्मगलर्स आए हैं और बीएसएफ पर्सनल को भी मारा है। तो कैसे हम फेंसिंग ना करें? और जिस तरीके से इंस्टेबिलिटी बनी हुई है बांग्लादेश के अंदर, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें फेंसिंग करना जरूरी है। और यहीं से शुरुआत होती है जो एस जयशंकर साहब ने कहा और एक स्ट्रांग मैसेज दिया कि आप कैसे टाइज चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करते हैं। हाँ, ये जो सारी इश्यूज है मैंने डिस्कस कर लिए, बट एस जयशंकर साहब ने किसके बारे में बात करी उसके बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी बहुत ही स्पेशल और लॉन्ग हिस्ट्री रही है बांग्लादेश के अंदर 1971 से, और ये जो सारी चीजें बिगड़ने लगी हैं शेख हसीना की सरकार के बाद में। और क्या क्या हुआ है वो मैं सारा डिस्कस कर चुका हूं। अगर मैं सिर्फ एक आर्टिकल को डिस्कस कर लेता और बता देता कि यार उन्होंने ऐसा ऐसा कहा है, तो इट डजंट मेक सेंस और इट डजंट डू जस्टिस। इसलिए आपको पूरा पता होना बहुत जरूरी है, और जिन लोगों को नहीं पता था उनको पता चल चुका है, और जिन लोगों को पता था वो आराम से 1.5, 1.75 या फिर वो स्किप कर सकते हैं। बट अभी ट्रबलिंग क्या है? पहला इशू, जिस तरीके से माइटीज पे अटैक हो रहे हैं, जिसके बारे में हम बार बार बात भी करते हुए आए हैं, और हमने बांग्लादेश की सरकार को 1000 बार कहा है कि प्लीज आप इस दिन का ध्यान रखिए कि आप हिंदूज को जो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड कीजिए, उनको सेफ्टी दीजिए, उनको सिक्योरिटी दीजिए। और सेकंड है, उनकी पॉलिटिक्स है, वो हमसे एग्री करें डिसएग्री करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उनके नेबर्स हैं। बट उनको एक माइंड जरूर बनाना पड़ेगा कि वो कैसी रिलेशनशिप चाहते हैं इंडिया के साथ में। अगर हर दिन कोई इंटरिम गवर्नमेंट में जो उनके एडवाइजर्स हैं या उनके जो लोग हैं वो खड़े होंगे और इंडियन गवर्नमेंट को ब्लेम कर देंगे, या फिर जो एंटी इंडिया फोर्सेस है, एंटी इंडिया नैरेटिव है, उसको फ्यूल देंगे, और एक तरफ बोलेंगे कि हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं बांग्लादेश के साथ, इंडिया के साथ में, तो ये नहीं चलेगा। एक तरफ आप बोलते हैं कि हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं और एक तरफ आप इंडियन गवर्नमेंट को अटैक करते हुए नजर आते हैं। तो वही एस जयशंकर साहब ने यह कहा, और नरेंद्र मोदी साहब ने भी यही मैसेज भेजा है। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है, इंटरिम गवर्नमेंट के एक एडवाइजर हैं जो असिस्ट करते हैं मोहम्मद यूनिस साहब को, जिनका नाम महफूज आलम है। होप आई एम रिमेंबरिंग हिज नेम करेक्टली, महफूज आलम नाम है। तो उन्होंने एफबी पे यह कहा कि इंडिया को रिकॉग्नाइज करना चाहिए वो प्रोटेस्ट, वो डिमॉन्स्ट्रेशन जिसकी वजह से शेख हसीना की सरकार गिरी है। और फिर उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक मैसेज आता है और वो ये साफ साफ कहते हैं कि हम इस चीज को स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करते हैं कि जो भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि उनके एडवाइजर और उनके जो क्या नाम है, ये जो असिस्ट करने वाले हैं, उनके द्वारा दिए जा रहे हैं, हम उसको स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करते हैं। राइट, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अब बाकी सेवरल एडवाइजर्स की बात करूं तो उन्होंने काफी सारे हॉस्टाइल स्टेटमेंट्स मारे। एक तो मैंने आपको महफूज आलम के बारे में बताया, फिर उनके होम एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम ने बोला है, रिलीजियस अफेयर्स के हैं, एडवाइजर एएफएम खालिद हुसैन ने ऐसे कुछ बोला है। उन्होंने बांग्लादेशी को यह बोला है कि आप इंडिया के एक्शंस को अपोज कीजिए। मतलब अगर आप एक तरफ इंडिया के साथ में अच्छी सरकार बनाना चाहते हैं तो इंटरिम गवर्नमेंट का क्या मकसद होना चाहिए, क्या एम होना चाहिए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि जो भी इंडिया इशू रेस कर रहा है उनके बारे में ध्यान दिया जाए, और दूसरा जो भी एंटी इंडिया फोर्सेस हैं उनको सप्रेस किया जाए, उनको ऑपरेस किया जाए, अगर आप अच्छे रिश्ते चाहते हो तो। लेकिन आप अपनी आवाम को ये बोल रहे हो कि इंडिया के एक्शन को अपोज कीजिए। तो जैसा सरकार बोलेगी वैसा नैरेटिव बनेगा, और वैसा नैरेटिव बनेगा तो लोग वैसे एक्शंस लेंगे, और ये दोनों देशों के लिए अच्छी बात नहीं है। और यही नरेंद्र मोदी एडमिनिस्ट्रेशन साहब ने भी क्लियर सिग्नल भेजा है, ठीक है। और ये चीज उन्होंने जयशंकर ने तौहीद हुसैन को बोला, जो मैंने आपको बोला मस्कट में उनकी मीटिंग हुई थी।
और जो जो रिलेशन इशू रहे हैं वो मैंने आप सबको बता चुका हूं कि इलीगल माइग्रेशन रहा है, टिस्टा वाटर डिस्प्यूट तो काफ़ी टाइम से चले जा रहा है, ऑर्गेनाइज क्राइम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, माइटी राइट्स का वायलेशन हो रहा है, और इस तरीके से अभी एनर्जी शेयरिंग डिस्प्यूट हुआ जिसमें अडानी पावर जो कि पावर सप्लाई कर रही है बांग्लादेश को, उनका पेमेंट में डिले कर दिया। और बांग्लादेश की सरकार, शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद में इंटरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनिस साहब ये बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि दोबारा से ये जो पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ था, राइट, उसको दोबारा से रीनेगोशिएट करने का बोलते हैं। और बोलते हैं कि ये तो फेवरेटिज्म हुआ है, शेख हसीना की सरकार ने फेवरेटिज्म किया है, इसके अंदर करप्शन इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ें कही जाती हैं। उसके बाद में बहुत सारा इशू हमें देखने को मिलता है और इन्होंने अभी तक जो अडानी पावर के जो पेमेंट्स हैं वो भी अभी तक इन्होंने नहीं दिए हैं। ये सारी चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। बांग्लादेश का इशू पहले भी प्रोमिनेंट था, लेकिन पहले हमारे इश्यूज बहुत कम थे और शेख हसीना की सरकार जो है वो इंडिया के साथ मिलकर काम करना चाहती थी। बट अब जिस तरीके से इंस्टेबिलिटी बन चुकी है तो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं वो भी खतरे में है, वेस्ट बंगाल खतरे में है, इंस्टेबिलिटी खतरे में है, इंटरनल सिक्योरिटी खतरे में है, और ये जो पावर जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है इस पूरे रीजन में उसको चाइना फिल करते हुए टाइम नहीं लगाएगा, और उसमें सबसे बड़ा एजेंट होगा चाइना का पाकिस्तान। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। और जो लोग, जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार के खिलाफ, उन्होंने बोला है कि अब हम आने वाले इलेक्शंस में हमारी पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं और हम खड़े होंगे। ये आज तक का स्टेटस है इंडिया और बांग्लादेश का। कैसे मैंने उसको जयशंकर से जोड़ा, आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है तो उसे शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ कमेंट कीजिए। अनअकैडमी आपके लिए लेके आए आरम इवेंट, जो कि बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज हैं, बहुत ज़्यादा फन है, बहुत ज़्यादा इवेंट्स हैं। 1 मार्च को 7 बजे से 9 बजे आप लाइव देख सकते हैं जेईई नेक्सस बाय अनअकैडमी पे। सो अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एंड अगेन ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया।